कैसे हो सभी? चलो अब हमको ये बताओ, सिटीजनशिप हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने आपको सीएए 2015 तक समझाया था। कितने तक बेटा? सीएए 2015 यानी 2015 तक मैंने आपको चीजें समझा दी थी। ठीक है। आई होप आपने रिवाइज करके रखी होंगी, चीजें अच्छे से पता होगी। एक स्पेशल सेशन लाने की मेरी इच्छा है आप लोगों के लिए, और मैं 110% तो श्योरली कह सकती हूँ ये वाला जो टॉपिक है सीए 2019 जो कि करंट का मुद्दा था और बहुत भयानक रूप इसने लिया था। ठीक है, तो इस पर क्यों विरोध हुआ था ये मुझे आप लोगों को समझाना है। एनपीआर क्या होता है, सीए 2019 में ऐसे क्या अमेंडमेंट किए गए थे, और एनआरसी क्या होता है, क्या इस बात का विरोध हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए मैं 26 को आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन लेके आऊंगी, और उस दिन पढ़ाई नहीं सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक अभी मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो आज आप लोगों का टॉपिक शुरू होगा, उस समय मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक, दो टॉपिक होंगे जो हम लोग 26 को डिस्कस करेंगे। मैंने वो दिन क्यों चुना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो 26 जनवरी वो काफी रिलेटेबल है इस चीज से। ठीक है, पूरा सिटीजनशिप ही हमारा इस चीज से रिलेटेबल है, तो मैंने इस सेशन को उसमें रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती। इन शॉर्ट मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि सीए 2019 मैं अभी क्यों नहीं समझा सकती हूँ, तो मैं सब कुछ आप लोगों को समझा सकती हूँ, लेकिन मैं समझाना नहीं। एक कहते हैं ना कि आप लोगों को इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैम ने आज जो मुझे पढ़ाया है, क्या वो मेरे भावी जीवन में कभी मेरे लिए सहायक होगा। ये टॉपिक वो टॉपिक होगा। समझ जाए बात? एक इंडिविजुअली सारी चीजों को समझा दिया कि इसके लिए स्पेशल सेशन लाने का मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है, क्योंकि मैं लिटरली आप लोग को ये समझाना चाहती हूँ कि मुद्दा इतना क्यों बढ़ा, इतना ज्यादा मुद्दा क्यों बना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश के लोगों को ही अंदर आने के लिए क्यों अनुमति दी गई, बाकियों को क्यों नहीं। ये सारी बातें मैं आपको उस सेशन में समझाऊंगी। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत अच्छे से लिख के, बहुत अच्छे से समझा के तब मैं उस पर डिस्कशन करूंगी। तब तक को इसको एकदम भूल जाओ। सीए 2019 मत याद रखो अभी। ठीक है, सिर्फ 2015 तक याद रखो। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैं आप लोग को आश्वासन देती हूँ कि 26 जनवरी को मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक, डन। अब चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने सारी चीजें पढ़ ली, संविधान के स्रोत के बारे में जान लिया, हमें पावर किससे मिलती है, हमारे देश पे शासन कौन करता है, हम किस चीज के लिए किसको पावर देते हैं, संविधान का स्रोत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। प्रियम्बल मैंने पहले पढ़ाया था। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा, संविधान का निर्माण मैम ने अभी तक पढ़ाया क्यों नहीं। मतलब संविधान का निर्माण मतलब जब संविधान बना तो उसमें किसका योगदान था, क्या था। उस टॉपिक को मैंने बेटा इसलिए आप लोगों से नहीं बताया, इसलिए नहीं समझाया, क्योंकि मैं चाहती थी जब मैं उसे पढ़ाऊं तो आपको संविधान वर्ड का मतलब समझ में आ चुका हो, जबकि वो था सबसे पहला टॉपिक। लेकिन ला के मैं कब खड़ी हूं, सिटीजनशिप के बाद। इसीलिए, क्योंकि जब पढ़ोगे ना इसको तब समझ में आएगा चीजें कि संविधान का निर्माण लाने का मुद्दा क्या था मेरा बाद में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने संविधान के निर्माण के बारे में। किसके बारे में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान का निर्माण। सिर्फ सुनना है, कॉपी पेन नहीं उठानी है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेक्चर को केवल सुनो, कुछ बातें लिखूंगी, जहां लिखूंगी जो बात इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ उसी को याद रखना है। ठीक है, बहुत से ऐसे ओरल चीजें मैं अभी बताने जा रही हूँ जो आप लोगों के यूज में नहीं है, ना ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए बड़े लेवल्स के एग्जाम की तो वहां पर इंटरव्यू के टाइम पे या फिर क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चा, कर दिए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग हर चीज को बेस से जानो। चलो आगे डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, देखो हमारे प्रियम्बल, ये सारी चीजें, सिटीजनशिप किसके अंदर आता है, हमारे संविधान के अंदर आता है। संविधान हमारा बना ही नहीं था, मतलब हमारे देश में किसी और देश का शासन चल रहा था। ये तो लिखित है, ये तो जानने वाली, ये तो इतिहास है। इसमें तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि क्या चल रहा था हमारे देश में। अब समझने वाली बात यहां से सुनो, थोड़ी बातें सुनो, उसके बाद में चलते हैं। बात ये थी बच्चा कि हमारे देश के संविधान के निर्माण की बात कहां से उठी।
क्यों ऐसा कहा गया कि हमारे देश का अपना संविधान होना चाहिए? देखो, हम लोग सबसे पीछे क्यों हैं? क्योंकि 18 सेंचुरी के टाइम पे बेटा, जब 18 सेंचुरी चल रही थी, ठीक है, हम लोगों ने तो 20वीं सदी में अपने संविधान का निर्माण किया, लेकिन जब हमारी 18th सेंचुरी चल रही थी, तब आधे से ज्यादा देशों का संविधान बन चुका था। हम लोग बहुत पीछे थे। समझ रहे हो? 90 और 20, 18th और 20 में कितना डिफरेंस है? समझ आ रही है बात? तो उस समय 18 सेंचुरी में लोगों के देश का जो लोग देश थे, उनका संविधान अपना लिखित था, ठीक है। वहां से मांग उठना शुरू हुई। क्या मांग उठना शुरू हुई? कि एक तो ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था। जब तक हमारा जो है संविधान नहीं बना था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू हुआ था, हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, हम लोग आजाद नहीं हुए थे, तब तक हम पे शासन कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रिटेन का ही लागू हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन पूर्णतः नहीं लागू हो रहा था बच्चा। कॉन्स्टिट्यूशन पूर्णतः लागू नहीं हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतनी बात लागू हो रही थी कि हमारा देश जो है, मतलब ये जो भारत विच इज इंडिया, भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया आज है, इस पर जो नियम चल रहे थे, जो कानून चल रहे थे, वो ब्रिटेन के द्वारा भेजे जा रहे थे। मतलब हमारे देश की कार्यप्रणाली कैसे होगी, क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, हम लोग क्या, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना कि हमें क्या करना है, लेकिन वो इसके अनुसार डिसाइड करती है, मतलब इसके अनुसार डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है देश के हित के लिए। वैसे ही तब क्या होता था 18 सेंचुरी में, 1895 के आसपास की बात है बच्चा। किस टाइम की? 1895 के आसपास की बात ये है कि वहां क्या होता था हमारे देश में, ब्रिटेन से, देखो समझो, ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या करता था, यहां से वो एक्ट बना के इंडिया में लागू करवाता था। मतलब हमारे देश की प्रणाली ब्रिटेन से आए कानून के अनुसार चलती थी। क्या होता था, मतलब हम लोग इनकी कठपुतली बन चुके थे, जैसा मन होता था ये वैसा नचाते थे, शासन करते थे। और जो है संविधान के निर्माण के लिए एग्रीमेंट इनका नहीं था कि हम लोग सब कुछ है, हमारे पास अपनी लैंग्वेज है, अलग अलग लोगों को अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, हम लोग इतने ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि हार्ड वर्किंग थे, चीजों को खुद समझ सकते थे, हमारे पास खुद के नेता तब तक उभर चुके थे, तो क्यों नहीं हमारे पास संविधान होना चाहिए? इस पे औपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग कहां से शुरू हुई? मतलब कि समझ रहे हो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आती है? तो डायरेक्ट मांग कहां से शुरू हुई, किसने करी, यही बातें अब समझनी है इसमें। इनके द्वारा भेजे गए कानून के अनुसार हमारा देश चल रहा था। ये हमें नहीं चाहिए था, ये हमें नहीं चाहिए था। इसका विरोध होना शुरू हुआ। दो बातें जाननी है, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों का क्या था, इन दोनों का बच्चा क्या था, सोवियत संघ और ब्रिटेन का क्या था कि जो है वहां पर जो कानून बनते थे, जो उनके थे वो तो अलग, लेकिन हमारे देश के लिए स्पेशल चीजें करी जाती थी और वो ब्रिटेन भेजता था। इन दोनों का कानून पहले से, इन लोगों का संविधान बन चुका था, मैंने बताया ना अभी 18वीं शताब्दी में इनका कानून, इनका संविधान निर्मित हो चुका था। पहला रिटन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखने वाली बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है बच्चा, ये पूछा जाता है। तो आप सीधे आंसर दोगे पेपर में ब्रिटेन का। किसका बच्चा? किसका? ब्रिटेन का। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी कि, ठीक है, ब्रिटेन का था। पहला लिखित संविधान किसका था? ब्रिटेन का। ये बात समझ में आई? अब आगे डिस्कस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि ठीक ठाक चीजें क्या चल रही होंगी इनके शासन में? ठीक ठाक चीजें क्या चल रही होंगी? तो नहीं, ऐसा नहीं था। इसका विरोध होना शुरू हुआ। इसको हटाती हूँ, समझाती हूँ। इसका क्या हुआ? विरोध होना शुरू हुआ कि हमें, जिस विरोध को हम औपचारिक नहीं कहेंगे, अनौपचारिक तरीके से विरोध किसने किया, सबसे पहली बात जानो। अनौपचारिक तरीके से, मतलब कहते नहीं है कि किसी पर उंगली साध दी, लेकिन इशारा
किया हमने, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, उल्टे तरीके से, मतलब अपनी बात भी रख दी और सीधे तरीके से नहीं रखी, उल्टे तरीके से रखी। तो उल्टा तरीका पहला समझो क्या था, ये समझने वाली बात है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पीछे से आगे बढ़ो, है ना। हम नहीं चाहते कि ये समझा दे कि इस दौरान ये हुआ, इस सन में ये हुआ तो हमारा संविधान बन गया। मैं चाहती हूँ आप जानो कि संविधान की शुरुआत कैसे हुई, कौन था वो महान जिसने इस बात को रखा। तो देखो, किसी संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गणना करी जाती है, सभा बैठाई जाती है। कौन सी? संविधान सभा जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संविधान सभा। संविधान सभा बैठाई जाती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए संविधान सभा बैठाई जाती है। क्या बैठाई जाती है? संविधान सभा बैठाई जाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो इसकी मांग कहां से शुरू हुई, मतलब अनौपचारिक तरीका। पहला 1895 में, कब? 1895 में स्वराज पार्टी थी। कौन सी थी? स्वराज पार्टी। जिसके नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक तरीके से, क्या कहना चाह रहे हैं हम, 1895 में, 1895 में स्वराज पार्टी द्वारा, जिसके नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा क्या हुआ? क्या हुआ? संविधान सभा की मांग की गई। कहने का मतलब था कि ब्रिटेन से द्वारा आए हुए एक्ट के अनुसार हमारा देश नहीं चलेगा, हमारे भारत के लोगों के द्वारा ही बैठाई जाए सभा। कौन सी? संविधान सभा। मतलब भारत के लोग उसके क्या होने चाहिए? मेंबर्स होने चाहिए। भारत के लोग उसके क्या होने चाहिए बेटा? मेंबर्स होने चाहिए। उन्हीं के अनुसार संविधान सभा बनाई जाए। संविधान सभा की मांग हुई, लेकिन बड़े ही अनौपचारिक तरीके से कहा कि मतलब ऐसा होना चाहिए। एक कैजुअल बात इन्होंने कह दी, एक अपनी बात को कह के हट गए। इन्होंने कहा कि होना चाहिए ऐसा, मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन के द्वारा जो एक्ट आ रहे हैं वो सही है, उसके अनुसार हमारा देश पूरे जीवन नहीं चल सकता। तो इन्होंने ये बात कह दी और इनका मुद्दा खत्म। अगला मुद्दा समझो, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा, इसमें महात्मा गांधी द्वारा क्या हुआ? इसका समर्थन किया गया। किसका? महात्मा गांधी द्वारा इनकी बात का समर्थन हुआ। मतलब इन्होंने भी इस बात पर अपनी राय प्रस्तुत करी और कहा कि बात तो सही है, ठीक है। इसी पर इन्होंने कहा कि बात तो सही है कि क्या जीवन, मतलब इतना बड़ा देश चलाने के लिए किसी और देश के संविधान या किसी और देश से आए एक्ट के द्वारा हमारा देश चलेगा? तब तक भारत बना नहीं था, ना डिवीजन हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मांग होना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। पहली मांग इनके द्वारा करी गई थी। समझ आई बात? बाल गंगाधर तिलक, स्वराज पार्टी, ठीक है, इनके द्वारा करी गई, ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता मोतीलाल नेहरू जी ने भी इसका समर्थन किया। इस बात को जहां भी जाए इस पर स्पीच जरूर मिलती थी कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए, अनौपचारिक तरीके से, मतलब ऐसा कहा जा रहा था, कहते कहते इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। इस पर जब बदलाव हुआ तब तक बहुत टाइम हो चुका था। वो उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते मेरी बात सुनी। अब वो कैसे सुनी, क्या हुआ था, अब डिस्कस करते हैं। समझ आया? इतनी बात समझ में आई। आईएनसी ने भी इसका सपोर्ट किया, मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है भाई, हमारी सबसे प्रथम पार्टी तो वही है ना, मतलब इलेक्टेड पार्टी के नेता जो इलेक्शन हुआ वो कांग्रेस का ही तो हुआ था ना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, वहीं से तो सब आए। अब देखो औपचारिक तरीके से मांग किसने करी थी? 1934 के दशक में, 1934 के दशक में एमएन मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, एमएन राय, इन्होंने क्या कहा? ये औपचारिक तरीका है, ये लिखना शुरू कर दो, सुन लो फिर लिख लेना।
1934 सब हटाओ, सारी चीजों को हटाओ, ठीक है, समझो। यहां पर मैं समझाने की कोशिश क्या कर रही हूं वो समझो। 1934 के समय 1934 में एमएन राय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग हुई, औपचारिक तरीके से। किसकी मांग हुई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग हो गई। पहला सन लिखो, पहला सन है ये, शुरुआत हो चुकी है तुम्हारे संविधान के निर्माण की, यहां से शुरुआत हो गई है, समझो। अब 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने मांग रखी कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए औपचारिक तरीके से 1934 में। क्यों इन्होंने मांग रखी? इन्होंने क्यों मांग रखी इस बारे में, ये ही एक इंडिविजुअल पर्सन क्यों सामने है, अब इस पर समझो ऐसा क्यों हुआ था। थोड़ी सी बात है, छोटी छोटी बातें समझो। मानवेंद्र नाथ रॉय एक्चुअली ये क्या थे, ये किसी और देश के पढ़े लिखे थे, मतलब किसी और देश में रह के ये पढ़ रहे थे। हमारे यहाँ की शिक्षा एजुकेशन जानते हो किस तरीके की थी। मैंने आपको एक बात नहीं समझाई है कि क्या होता था जब कहते थे कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट नौकरी करनी है तो आपको किसी और देश में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, और एक एज लिमिट तय कर दी गई थी। शायद मैंने आप लोग को पढ़ा भी दिया है, एक एज लिमिट तय करी गई थी कि इतने से इतने साल के बच्चे किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ब्रिटेन में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते थे शिक्षा। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज हो गया। DU, LU, BHU, ये सब बहुत डेवलपमेंट, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते होगे तुम लोग, ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई। तो इसके पहले की घटना ये थी बेटा, ये विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, और इन्होंने विदेश में पढ़ाई करते समय ये जाना कि हर देश का तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने हर देश का तो है जहां ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हर देश का लिखित संविधान है या लिखित नहीं है, ओरल है, वर्बल है, तो क्या हमारे देश का नहीं हो सकता? क्या हमारे देश में ऐसी चीजें नहीं हो सकती? तब इन्होंने चीजों को जाना, क्योंकि बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने 1934 में मांग कर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि संविधान सभा बनाओ, और संविधान सभा बना के हमारे देश के संविधान का निर्माण करो। और इस बात का निर्माण करने के लिए इन्होंने मांग रखी। ये वामपंथी के नेता थे। कौन से नेता थे? वामपंथी। वामपंथी मतलब कम्युनिस्ट लीडर थे। इन्होंने सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण मैक्सिको में किया था। मैक्सिको में वामपंथी एक तरीके की बेटा विचारधारा क्या है, समझो। मैक्सिको में इन्होंने क्या किया था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये क्या थे बेटा? ये थे वामपंथी के नेता। ये वामपंथी क्या होती है? एक तरीके की विचारधारा होती है। कैसी विचारधारा होती है ये? एक तरीके की विचारधारा होती है। इस विचारधारा के चलते इन्होंने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। वामपंथी बेटा एक तरीके की वैसी विचारधारा, समझो वामपंथी क्या होता है, हमें पता है, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। वामपंथी बेटा वो होते हैं जिन्होंने ये मतलब व्यापार मंडल से एक निचले स्तर के लोगों की लड़ाई, इन्होंने उस विचारधारा, आज इस विचारधारा का डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। इन द सेंस अगर हम कहें कि आज इसकी कोई वैल्यू नहीं, आज व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं अपोज नहीं कर रही हूँ, मैं अपोज इस बात का नहीं कर रही हूँ, लेकिन दबते दबे लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ में चलकर इन्होंने विरोध जताया और वामपंथी विचारधारा को उत्पन्न किया। ठीक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कहलाए, यानी वामपंथी विचारधारा के ये थे एमएन रॉय। इन्होंने अपने देश में भी क्या किया? वामपंथी विचारधारा उत्पन्न करी। क्या करी? वामपंथी विचारधारा उत्पन्न करी। ये साम्यवादी नेता थे। क्या थे ये? साम्यवादी नेता थे, ठीक है। समझ आई? साम्यवादी, वामपंथी, कम्युनिस्ट लीडर थे ये। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, समझ आई, मैंने समझा दी इतनी बात। चलो अब आगे बात करते हैं। जो जो बातें याद रखनी है ये क्या वामपंथी के ये लोग, ये क्या थे? नेता थे। इन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। भाई इन्होंने तो सिर्फ मांग रखी, लेकिन इनकी मांग का इतना जो है सुना नहीं है, इनकी मांग को सुना नहीं किया, लेकिन औपचारिक तरीका हो चुका था।
उसके बाद 1938 में क्या हुआ? 1938 में बेटा कांग्रेस के द्वारा इसका समर्थन किया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा 1938 में इसका समर्थन किया गया। मतलब आप ये कह सकते हो पुरजोर समर्थन पंडित नेहरू जी के द्वारा 1938 में। लिखने वाली बातें हैं ये, पंडित नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या हुआ था? इस बात का समर्थन किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। चलो अब समझ आ गई, मांगे रखी गई चीजों को समझने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जानते हो ना, ब्रिटेन का, जानते हो? अब वहां से कहानी शुरू होगी। देखो 1940 ये समय क्या था? अमेरिका में क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, ठीक है। तो हुआ क्या भाई कि हमारे जो जवान थे, मतलब इंडियन सोल्जर जिनको हम लोग कहते हैं, नमन करते हैं जिनके सामने, इंडियन सोल्जर जो थे उनको इन्होंने झोंकने की तैयारी कर ली अपने युद्ध में, ठीक है। 1940 की बात कर रही हूं मैं, उसी समय। तो भैया पूछा नहीं जांचा नहीं हमारे इंडिया से, और हमारे इंडियन सोल्जर को तुमने शामिल कर लिया, ये तो बड़ा गलत, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया ये? इन्होंने इस बात पर किसी से सलाह मशवरा नहीं करी। मतलब हमारे जो नेता थे, हमारे मुस्लिम लीग पार्टी वगैरह जो तब तक पनप चुकी थी, उनसे इन्होंने कोई समर्थन नहीं किया। आईएनसी जो समर्थन कर रही है हमारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस बात का समर्थन किया, तुमने इतने तुम हो गए इंटरनेशनल। मैंने बताया था ना कि इनका जो है बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। इंटरनेशनल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, जो दूर देशीय वार्तालाप होते हैं उसमें बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो इनसे तुमने सलाह ही नहीं ली और हमारे इंडियन सोल्जर को तुमने अपने उसमें झोंकने की तैयारी कर ली। तो इस पर विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। क्या हुआ? बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इन्होंने चाल चली, ब्रिटेन ने एक कह सकते हो ना षड्यंत्र किया और कहा कि ऐसा है, हमें तो जीतना है, क्योंकि धन जन की हानि होना शुरू हो चुकी थी। इनके वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया था? ब्रिटेन के धन जन की हानि होने लग गई थी, धन और जन की, मतलब लोग मर रहे थे, धन लग रहा था, चीजें खराब हो रही थी भाई। वही तो कहते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति ना ही आए, वर्ल्ड वॉर की स्थिति ना आए। इसीलिए इन्होंने कहा कि इंडिया के देश के लोगों को, जो नहीं था उस समय, उनके साथ संबंध समन्वय स्थापित करके चलना पड़ेगा। तो इन्होंने 1940 में, अब समझने वाली सारी बातें आ गई हैं, लिखने वाली सारी बातें आ गई हैं, लिखना शुरू करो। 1940 में इन्होंने अगस्त प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? इन्होंने बात करी, लेकिन बात से कुछ नहीं, फिर इन्होंने इतिहास में गए। इतिहास में मतलब कुछ सालों पहले ये बात हुई थी एम.एन. रॉय द्वारा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गणना करनी चाहिए, मतलब गठन होना चाहिए। तो उन्होंने उस पर जोर देके दिमाग लगाया और कहा 1940 में कि ठीक है, हम आपकी मांग को मानते हैं। मतलब 1940 में इतनी आसानी से मानने वाले तो ये थे नहीं, गणनाएं तो इनकी भी चलती, दिमाग तो इनके पास था ही। ऐसे थोड़े नहीं कहा जाता है कि जो भी कहा जाता है उसको रहने दो, हम अपने भारत की विरोध में नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, इन्होंने 1940 में एक अगस्त ऑफर भेजा। क्या भेजा? अगस्त ऑफर भेजा। क्या भेजा बेटा? इसको अगस्त ऑफर के नाम से याद रखना है, यानी कि अगस्त ऑफर, यानी कि अगस्त प्रस्ताव। क्या बेटा? अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटेन ने वहां से बैठ के समन्वय स्थापित करने के कारण कि हमारे इंडियन सोल्जर किसी विवाद के बिना वहां बने रहे, ठीक है, इनके वर्ल्ड वॉर में इनके लिए लड़ते रहे, इसके लिए इन्होंने ये भेजा। लेकिन कुछ शर्तें डाली भैया, इस पर डिस्कशन लंबा है, करूंगी। अभी समझो कि शुरुआत चीजें कैसे हुई, अगस्त प्रस्ताव में सब समझाऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं। ये रिजेक्ट हो गए, बात हो गई, अगस्त प्रस्ताव आ गया, संविधान का निर्माण भी इसी प्रस्ताव के अनुसार हुआ।
लेकिन इन्होंने कुछ शर्तें दी थी जो नहीं मानी, और हमारे हिंदुस्तानी लीडर्स ने यानी इंडियन लीडर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने 1942 में, जिसको आप जानते हो क्रिप्स मिशन, किस नाम से जानते हो बेटा? क्रिप्स मिशन। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसको जानो, तब ये सब समझ में आएगा ये क्रिप्स मिशन वगैरह क्या है। समझ आई? उसमें सारी गाथाएं हैं। हिस्ट्री ले आऊं तुम लोगों के लिए? चलो विचार करेंगे, अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1942 में इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। इसमें भी कुछ बातें थी, वो सारी बातें बताऊंगी मैं। इसमें भी कुछ बातें थी, और इन बातों के तहत क्या हुआ, ये भी मना कर दिया गया। भैया हम नहीं मानेंगे, ये इस तरीके की शर्तों के साथ में आप चीजें कर रहे हो, हम नहीं मानेंगे यार, हम तो नहीं मानेंगे। तो भैया हमारे इंडिया ने इसको मना कर दिया, जिसमें से आईएनसी जो मुख्य थी, मुस्लिम लीग, उन्होंने भी मना कर दिया। उनके तो अलग ही मांग चल रही थी भैया, इन्होंने तो अलग ही मांग कर रखी थी। इन्होंने कहा कि एक देश बना दो जिसका नाम रख दो पाकिस्तान। क्या रख दो भैया? पाकिस्तान। क्या नाम रख दो? पाकिस्तान नाम रख दो। तो क्या हुआ था, 1940 में अगस्त ऑफर आया। ठीक है, अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लिखो हिंदी में, और इंग्लिश में लिखो अगस्त ऑफर। ठीक है, आया। इतनी बात समझ आई। 1942 को रिजेक्शन मिला आईएनसी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। फिर आया 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, अब मिशन को वो मत समझ लेना भैया कमीशन वगैरह, ये अलग ही है। समझ आई बात? तो क्रिप्स मिशन आया, इसको भी आईएनसी और मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। क्या किया? इसको भी आईएनसी और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया कि शर्तें डाल डाल के भेज रहे थे, इनकी चलने वाली से रही, इनको भी कर दिया मना। मना हो गया ये। अब बात यहां पर होती है, ये करते करते समय बीता, वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। वर्ल्ड वॉर समाप्त होते ही ब्रिटेन में शुरू हुए इलेक्शन। ब्रिटेन में क्या शुरू हुआ? इलेक्शन शुरू हुआ दो पार्टियों के बीच में। भाई देखो, ये सब होते होते समय लग गया, लेकिन निर्णय नहीं निकला था। निर्णय नहीं निकला था, लिख लिया था ना ये सब, निर्णय नहीं निकला था। निर्णय जब नहीं निकला, ये सब चीजें खत्म हो गई। भाई तुमने तो कर ही लिया था जो करना था, तुमने मेरे अनुसार तो काम किया नहीं। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या हुआ। फिर शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, वहां पर ब्रिटेन में हुए इलेक्शन दो पार्टियों के बीच में। क्या हुए? ब्रिटेन में हुआ इलेक्शन। कब? 5 जुलाई 1945। तब तक वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। फिर शुरू हुए इलेक्शन। दो पार्टियां थी, एक पार्टी जो पहले ही अमेरिका में चल रही थी, ठीक है, एक पार्टी जो पहले ही अमेरिका में चल रही थी उसका नाम जानो, और एक पार्टी बाद में पनती। एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। देखो ये बातें सिर्फ जानने की है बेटा, लिखने वाली, ये बात लिखने वाली नहीं, मैं समझा रही हूँ। कंजर्वेटिव पार्टी कौन सी थी? कंजर्वेटिव पार्टी। दूसरी थी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, ठीक है, इन दोनों के नेता अलग अलग थे। ये पार्टी ऑलरेडी वहां पे थी। ये क्या थी? ये ऑलरेडी वहां की थी। तो वहां के जो नेता थे, मतलब जो इसके लीडर थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक, चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। अब देखते हैं परिणाम क्या होने वाले हैं। चर्चिल थे, इसके थे क्लीमेंट इटली, इसके नेता ये थे। दो पार्टियां, 5 जुलाई 1945 में इलेक्शन समारोह होता है ब्रिटेन में, और उसमें दो पार्टियां खड़ी होती हैं जो पहले से थी कंजर्वेटिव पार्टी जिसके नेता थे विंस्टन चर्चिल, उसके बाद लेबर पार्टी जिसके नेता थे क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली। इनका योगदान बहुत है, बहुत अच्छे साबित हुआ हम लोगों के लिए। तो कभी कभी होता है ना, जैसे अभी हम लोग डर रहे थे, जो जॉन बिडेन और ट्रंप के बीच में इलेक्शन हुआ, तो हम लोग डर रहे थे ना इस चीज से कि थोड़ा सा जॉन बिडेन का क्या था कि वो हमारे भारत के प्रति थोड़ा से वो थे, मतलब पसंद नहीं करते हैं वो,
ट्रम्प के साथ रिलेशनशिप ठीक चल रहे थे, ऐसा नहीं कि अमेरिका हमारा सपोर्ट करता है, लेकिन डर था कि एकदम विरोध में हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या हुई थी, जो वाइस प्रेसिडेंट हमारी बनी, वाइस प्रेसिडेंट हमारी बनी जो वो भारतीय मूल की थी। किसकी थी? भारतीय मूल के बारे में सिटीजनशिप में समझाया है ना, उनकी माता जी भारतीय मूल के थे। तो ये चीज अच्छी हुई थी। इसके दौरान डर गए, कुछ चीजें अच्छी साबित होती है, कुछ चीजें बुरी, तो वो बुरा परिणाम से हम लोग डर रहे थे कि ट्रम्प ही जीत जाए, ज्यादा ठीक है, लेकिन वो बेकार थे, अच्छे नहीं थे, ऐसा वहां की हमारी जो मीडिया ने दिखाया वो चीज समझ में आती है। वो मीडिया पर आक्रोश जताते थे, मीडिया को कंट्रोल में रखना चाहते थे, इस वजह से वो इलेक्शन हार गए और जॉन बिडेन जीते। उनको बहुत सदमा लगा, वो काफी टाइम तक तो ये मानना ही नहीं चाहते थे कि मैं हार चुका हूँ। वहां का एक रूल है बेटा, वहां का रूल ये है कि जब तक वहां का प्रेसिडेंट ये नहीं मान लेता कि मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, जब तक वो खुद समर्पण ना दे दे, तब तक जो प्रेसिडेंट बना है, जो वहां पर मुख्य बना है, हेड ऑफ द स्टेट जो बना है, अगर वो, तब तक वो वहां का राजपाट नहीं संभाल सकता। मतलब इनको देखो, अगर सीधे तरीके से ये मान जाते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर इनको हटाना ही पड़ा। माने ही नहीं भाई, कि अगर ये मानेंगे नहीं तो शपथ ही नहीं ले पाएंगे जॉन बिडेन। तो बड़ा विरोध हो रहा था इस बात पे, तो फिर इनको हटाया ही गया आर्टिकल्स के द्वारा। जैसे हमारे देश में कुछ नियम है, आर्टिकल्स हैं, अगर नहीं कोई मानता तो हटाने के कुछ नियम होते हैं, उनके द्वारा भी वहां पे कुछ आर्टिकल्स थे, तो आर्टिकल के द्वारा उनको हटाया गया और जॉन बिडेन को शपथ दिलाई गई। तो क्या हुआ, इन इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जीते कौन? क्लेमेंट इटली जीते, क्लेमेंट इटली जीते, क्लेमेंट इटली जीत गए। क्यों जीत गए? इन्होंने वर्ल्ड वॉर करवा लिया, करवा के लिया, हो गया, ठीक है। इन्होंने हमारे सोल्जर्स को शामिल कर लिया, विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। भाई विरोध का सामना कौन करेगा? हेड ऑफ द स्टेट ही तो करेगा, तो विरोधी यही तो कहलाए। भाई तुम्हारी वजह से चीजें हो रही हैं, इंडिया हारेगी तो दोष कौन? कप्तानी, विराट को ही तो दोष दिया जाएगा। आज हमारी इंडिया जो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के आई है, ऐतिहासिक बनी टीम, किसकी वजह से बनी है? किसकी वजह से बनी? अजिंक्य रहाणे की वजह से बनी, तो श्रेय उनको जा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा श्रेय किसके ऊपर जा रहा है? जो हमारे वर्कर्स, जिनका योगदान रहा, मतलब कहने के जो प्लेयर्स थे, भाई वो तो अंडर के थे ना, जिसके द्रविड़ कोच थे, अंडर 19 के प्लेयर्स आके खेले, उन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ऐतिहासिक जीत लेके आए, वो कितनी बड़ी बात थी। वैसे ही अच्छा होगा तो दोषी कप्तान, बुरा होगा तो दोषी कप्तान, समझ आई? अच्छा हो तो घर का मुखिया महान, बुरा हो तो मुखिया ही जब कमी है तो अच्छा क्या कर पाएगा ये। सेम इनके साथ जगह हो रही थी, और ये चीजें जब हो रही थी तो ये हार गए, ये जीत गए, और ये इनका जीतना हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। क्या हो गया? हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। फिर क्लेमेंट इटली ने ये बात कही, जब ये जीत गए, इन्होंने शपथ ले ली, चीजें कर ली, वहां पर पार्लियामेंट था। जैसे हमारे देश में भी दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक? पार्लियामेंट के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। वहां पर भी क्या होता है? सदन है कितने? दो, अपर हाउस, लोअर हाउस। वहां पर भी क्या है? अपर हाउस। और वहां पर अगर आपको प्रधान, यहाँ पर होता है ना, किसी भी एक सदन का अगर वो सदस्य है तो प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बन सकता है, नियम है पीएम बनने के लिए। लेकिन वहां पर है कि आपको अपर हाउस का मेंबर होना अनिवार्य है। आप अलग हो, लोअर के हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन अपर हाउस का मेंबर होना आपको अनिवार्य है। तो देखो, अब जब चीजें, वो मेंबर तो थे तभी तो बन गए, वो मेंबर थे तभी तो बन गए ना। तो इन्होंने कहा भाई सारे देशों का काउंटिंग करने में वक्त लगा, क्योंकि क्या था, जब ब्रिटेन था, जब इलेक्शन हुए थे तो अलग अलग देशों में क्या थे, लोग बटे हुए थे, अलग अलग देशों में लोग थे, और वहां से वो लोग वोटिंग कर रहे थे। वहां से वोट कलेक्ट करते करते टाइम लग गया, और टाइम के बाद काउंटिंग हुई बेटा 26 ऑफ जुलाई 1945 में। 26 ऑफ जुलाई 1945 में काउंटिंग हुई। क्या हुई? काउंटिंग हुई। और ये बड़ी अच्छी बात थी, काउंटिंग के बाद ये जीत गए। इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि वोट कलेक्ट किए, ये जीते, और इन्होंने जीत करके बड़ा रिलैक्स दिया इंडिया को। और इनकी एक विचारधारा थी, उदारवादी धारा थी। कौन सी? मतलब बड़े दिल के साफ अच्छे व्यक्ति थे, उदारवादी विचार थे इनके, उदारवादी विचारधारा के ये व्यक्ति थे। ये जीत गए भाई। इन्होंने कहा
कि हर देश के इन्होंने हमारा समर्थन किया क्योंकि उदारवादी विचारधारा के थे, तो इन्होंने समर्थन करके बोला कि सारे देशों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे देशों की अपनी चीजें थी। तो इन्होंने कहा कि निचले सदन में खड़े होकर इन्होंने 14 मार्च 1946 में पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने कहा कि मैं इस बात का अब ऐलान करता हूं कि भारत आजाद होना चाहिए। कब इन्होंने पार्लियामेंट के निचले सदन में खड़े होकर मार्च 1946 में इन्होंने सीधा समर्थन भारतीयों का किया और कहा कि हमारे जो है, हमारे नहीं मतलब भारत का जो है अपना संविधान होना चाहिए। और इन्होंने 14 मार्च निचले सदन से कैबिनेट मिनिस्टर चुने। क्या सुने? कैबिनेट मिनिस्टर। लोअर हाउस से इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर चुने। क्या चुने? कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको हमारे देश में भेजा गया। कब भेजा गया था? 14 मार्च को। पिछले सदन में खड़े होकर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। वहां पर जो है कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए, जो भाई हमारे यहाँ भी तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं अलग अलग चीजों के, वहां पर भी थे हर चीजों के अलग अलग, फॉरेन मिनिस्टर और प्रसारण मंत्री होते हैं ना, ये सारी चीजें वहां पर भी थे। तो उन्होंने 3 को चुना। पहले सुनो, लॉर्ड बैथिक। लॉर्ड बैथिक इंडिया के वायसराय भी थे। कौन थे? समझो बात को, निचले सदन में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 14 मार्च को इन्होंने इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर भेज दिए। 3 लोगों को चुना संविधान सभा का गठन करने के लिए। जल्दी समझते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। लॉर्ड बैथिक पहले चुने गए। ये क्या थे? ये इंडिया के वायसराय थे। क्या थे? ये इंडिया के वायसराय थे उस समय, ठीक है, वायसराय थे। लॉर्ड बैथिक के बाद हो गए बेटा एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। तीसरे हो जाते हैं हमारे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स हैं, क्रिप्स मिशन वाले क्रिप्स, ठीक है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। 3 लोगों को इन्होंने चुना और चुन करके भेज दिया। क्या किया? 3 लोगों को चुना, लोअर सदन से कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए और इनको भेजा गया। भेजा जब गया तो ये पहुंचे 14 मार्च को, इन्हें भेजा गया और ये पहुंचे कब? 24 को। भैया जी अब इतना आसान तो था नहीं इन लोगों को डील कर पाना। कब पहुंचे? 2 डेट, 14 को भेजे गए, 24 को पहुंचे। 14 को भेजे गए, 24 को पहुंचे। ये तीनों दिल्ली। कहां पहुंचे? दिल्ली। अभी रुको, मैं 14 और 26 लिख दूंगी, परेशान ना हो। 14 को 3 लोग भेजे गए। क्या हुआ? इंडिया के वायसराय थे ये 3 लोग यहाँ पे भेजे गए 14 मार्च को। 14 मार्च 1946 को ये लोग भेजे गए दिल्ली। कहाँ भेजे गए? दिल्ली, ठीक है। 26 को पहुंचे। इन्होंने खूब मटर गश्ती काटी भैया। ये नहीं कि आए हो और जो है काम करो, नहीं, ऐसे कैसे कर देंगे भैया, ऐसे कर देंगे तो होना चाहिए चीजें। पहुंच गए भैया, रेंगते रंगारते भैया जी लोग पहुंच गए। इन्होंने कार्रवाई कब शुरू करी? सोचो, पहुंचे कब? कार्रवाई इन्होंने करी 16 मई से। इतना टाइम इनको क्यों लग गया? इसके बीच का भी तो टाइम रहा होगा ना, इतना टाइम कैसे लग गया? मार्च, अप्रैल, मई, वो भी 16 मई, आधा महीना समाप्त। चलो भैया, करे तो तुम, घूमे खाए पिए मौज काटे घूम लिए हमारे देश में, चलो अपने नियम कुछ बना लिए होंगे नए, जो भी किए होंगे। पहुंचे तो इन्होंने बुलाया भाई वहां के नेताओं को, मीटिंग बिठाई। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप संविधान सभा बनाइए। बस संविधान सभा के अध्यक्ष यही तीन थे, इन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया था। समझ आई बात? तो संविधान का निर्माण करने में इन्हीं का योगदान है। संविधान सभा के ये तीनों अध्यक्ष थे। सभा के अध्यक्ष लॉर्ड बैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 थे। समझ आई बात? ये 3 थे। क्या क्या थे ये तीनों? संविधान सभा के अध्यक्ष। इन्होंने 16 मई को बैठक बिठाई। बैठक बिठाने के बाद में इन्होंने नेताओं से कहा, ठीक है, आप अपना संविधान बनाएं, हम इस बात की आपको इजाजत देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा
अगर आप अपना संविधान बनाएंगे, संविधान बनने में वक्त लगेगा, जो कि लगा भाई, देख रहे हो 47 में देश आजाद हो गया, लेकिन संविधान निर्मित नहीं हुआ था। फिर संविधान बनने से पहले इन्होंने कहा देश को चलाने के लिए तुम्हारे पास कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देश को आजादी मिल गई, सब कुछ हो गया, तो कहा कि तुम्हारे पास देश चलाने के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया, उस पर कोई गवर्न करेगा, कोई शासन करेगा। तो इन्होंने दो बातें कही। पहली जानो, ठीक है भाई, आप संविधान बनाए, संविधान के निर्माण की अनुमति दी, संविधान निर्माण की अनुमति डिस्कशन में निकली, संविधान निर्माण की अनुमति। दूसरी बात हुई, इन्होंने बोला आपको एक सरकार, मतलब टेम्परेरी सरकार बनानी पड़ेगी ताकि देश पे कोई गवर्न कर सके, क्योंकि ब्रिटेन ने तो कह दिया कि देश आजाद होना चाहिए। टेम्परेरी गवर्नमेंट बननी चाहिए। इन्होंने ये दो बातें कह दी, इनकी बात मानी गई, क्योंकि इतना बड़ा हमको वो मिल रहा है, फ्रीडम मिल चुकी है, इस बात का भी अधिकार मिल गया, संविधान बनना चाहिए, तो ये दो बातें बहुत कॉमन थी, मान ली गई। और इनकी बातों के अनुसार टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी। खत्म हो गया ये टॉपिक, ठीक है। उस टेम्परेरी गवर्नमेंट का नाम जान लो भाई, एंट्रेम गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? एंट्रेम, यानी कि अंतरिम सरकार। उस टेम्परेरी गवर्नमेंट का नाम था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार क्या था? अंतरिम सरकार, जिसको इंग्लिश में एंट्रिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एंट्रिम कहा जाता है। बन गई। अब इसके निर्माण की भी बात करेंगे, ऐसे थोड़े ना ही बन गई होगी, कुछ इनका भी हुआ होगा ना, इलेक्शन वगैरह, वो भी डिस्कस करेंगे। इतनी बातें पहले बताओ समझ आई? सारी बात समझ आई? बात कहां से उठी? एमएन रॉय से। एमएन रॉय ने कब बात रखी? 1934 में। क्यों रखी? मैक्सिको में वो क्या थे मैक्सिको से उन्होंने, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहे थे, कौन सी विचारधारा को उन्होंने वो किया था, कौन सी विचारधारा के लिए इलेक्शन किया था? वामपंथी विचारधारा। वो विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? साम्यवादी विचारधारा के नेता थे। कौन? एमएन रॉय। वो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने सोचा, चीजों को समझा और कहा कि हमारे देश का निर्माण, हमारे देश की संविधान सभा का निर्माण 1938 में पीटी नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात का समर्थन किया। समर्थन के साथ उन्होंने चीजें करी, और चीजों करने के साथ में 1940 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, इंडियन सोल्जर्स को झोंकने की बात हो गई कि ब्रिटेन हमारी इंडियन सोल्जर्स को ले रही है। जब लेने की बात हो गई तो विरोध शुरू हो गया। यहां से बात उठकर वहां तक पहुंची। ब्रिटेन ने सोचा कि संबंध खराब हो रहे हैं, चीजों को समन्वय बिठाना पड़ेगा। समन्वय बिठाने के लिए वहां से उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, जिसे कहा ऑगस्ट ऑफर। यहां से याद करो, 1934 से याद करने वाली बात। अगस्त ऑफर भेजा 1940 में, रिजेक्ट हुआ। अगस्त ऑफर के बेसिस पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ, लेकिन कुछ शर्तें थी जिनकी वजह से रिजेक्ट हुआ। उसके बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, क्रिप्स ऑफर आया। क्रिप्स ऑफर के अंतर्गत वो भी रिजेक्ट हो गया आईएनसी मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर क्या हो गया कि वर्ल्ड वॉर समाप्त होने की चीजों का प्रोसेस नहीं बढ़ा और वर्ल्ड वॉर हो गया समाप्त। 1945 में जीता कौन? हमारे पक्ष में, जो हमारे लिए अच्छे साबित हुए, क्लेमेंट इटली। दो पार्टी, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी। उनमें से कंजर्वेटिव पहले से थी, लेबर पार्टी बाद में आई, और जीत गए क्लेमेंट इटली, जो कि थे लेबर पार्टी के अध्यक्ष, मतलब नेता, जीत गए। उन्होंने हमारे समर्थन में बोला, अपने लोअर हाउस में खड़े होकर ये बात कह दी कि ठीक है, हमारे भारत देश को आजाद कर देना चाहिए, वो आजाद होकर अपना संविधान निर्मित करे। कैबिनेट मिनिस्टर चुने, ठीक है। 14 मई 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर भेजे, जिनका नाम था लॉर्ड बैथिक। इंडिया के वायसराय थे एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों को चुन करके इन्होंने क्या किया? भारत में भेजा। और जब इन्होंने भारत में भेज दिया तो इन्होंने ये बात कही कि ठीक है, आप बनाइए, लेकिन दो शर्तें। पहली शर्त, जब तक हमारा संविधान निर्माण हो रहा है तब तक कोई सरकार होनी चाहिए। भाई निर्माण आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अध्यक्ष तो यही है, क्योंकि अनुमति मिल ही चुकी थी। 16 मई को बैठक बैठाई और उसमें दो बातें कही, ये और ये। दूसरी बात, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनेगी,
जब तक आपका संविधान निर्मित नहीं होता तो कोई तो गवर्न करने के लिए होना चाहिए, और वो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी अंतरिम सरकार, यानी कि एंटरिम गवर्नमेंट। बात समझ में आई? चीजों को क्लेरिफिकेशन मिला? अच्छा लगा पढ़ के? कल आगे एंटरिम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास को करते हैं अपनी हम यही समाप्त। थैंक यू।